प्रोसेस स्टार्ट करने का दूसरा स्टेप आता है कि खातून को तैयार किया जाता है, यानी उनकी ओवुलेशन को स्टिमुलेट किया जाता है, उनके अंडों को बनाया जाता है अप टू द मार्क, यानी कि वो इस अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज से कोई 45 ईयर्स पहले यूरोप में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में भी कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो रहे हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊँगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी। IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। कुछ लोग इसको ART को आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक भी लेते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये असिस्टेंस है कि जो किसी इंसान के अंदर प्रोसेस नहीं हो पा रहा उसको थोड़ा बहुत मदद करना, उसको असिस्ट करना, मैं इसको लेती हूँ इस रेफरेंस में। IVF इन विट्रो हम बोलते हैं, वो हर चीज़ है जो जिस्म से बाहर फिर होगी, ठीक है। वीवो होता है जो जिस्म के अंदर होगा, तो ये जिस्म के बाहर एम्ब्रियो बनता है, इसलिए हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो किन कपल्स के लिए ये IVF की ऑप्शन होनी चाहिए, क्या इंडिकेशंस हैं, कौन से ऐसे कपल हैं जो सोच लें कि नहीं अब IVF करा लेना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि जिनकी ट्यूबें ब्लॉक्ड होती हैं, वो आइडियल कैंडिडेट होते हैं कि उनकी टेस्ट ट्यूब बेबी हो या फिर IVF कराएं। जिनका मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, जैसे कि मर्द के जरसूमे कमज़ोर हों या फिर स्पर्म की नंबर और उनकी क्वालिटी या फिर हो ही ना, इज़ोस्पर्मिया हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए IVF कामयाब रहता है। तीसरे वो पेशेंट आते हैं जिनकी ख़वातीन के अंदर ओवुलेशन के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे यानी ओवुलेशन हम बोलते हैं अंडे के हैच होने को। खातून के अंदर अंडा बनता है, वो हैच होता है, फूटता है और फिर उस पर से सेल निकलता है जो जाके फर्टिलाइज होता है। तो जिनके वो डिसऑर्डर्स हैं और वो ओवुलेशन इंडक्शन यानी दवाइयों के साथ कोशिश कर चुके हैं, बच्चा नहीं हुआ, और उन्होंने IUI करा के भी देख लिया है, उससे भी बच्चा नहीं हुआ, तो फिर वो आइडियल कैंडिडेट हैं कि वो IVF करा लें, ठीक है। जिनकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, 5 से 7 साल शादी को हो गए हैं और उनका बच्चा नहीं हो रहा, ना खातून में नुक्स है ना मर्द में नुक्स है, तो ऐसे कपल्स के अंदर भी IVF की इंडिकेशन बन जाती है। इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स है खवातीन के, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है उनके अंदर, या फिर जिन्होंने एग को फ्रीज कराया हुआ होता है, जैसे कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है यंग लेडीज़ के अंदर। तो जब उनको कीमोथेरेपी लगनी होती है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एग्स को फ्रीज करा लें, ताकि लेटर ऑन जब आप करना चाहें बच्चा तो ये ना हो कि एग नहीं है। तो जब एग फ्रीज हुए होते हैं तो उन लोगों को फिर IVF कराना पड़ता है। तो ये इसकी चीदा सी इंडिकेशंस हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं जिनको कराना चाहिए। जो IVF है उसका बेसिकली 6 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग का, यानी कपल और डॉक्टर बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये प्रोसीजर होगा, ये दवाइयाँ लगेंगी आपको, ये कॉस्ट आएगी, ये टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे और इसका सक्सेस रेट कितना है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोसेस तो स्टार्ट किया जाता है। प्रोसेस स्टार्ट करने का दूसरा स्टेप आता है कि खातून को तैयार किया जाता है, यानी उनकी ओवुलेशन को स्टिमुलेट किया जाता है, उनके अंडों को बनाया जाता है अप टू द मार्क, यानी कि वो इस डायमीटर तक आ जाएं कि वो अच्छे एग बन जाएं। इसके लिए खातून को इंजेक्शन दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। और इसको अल्ट्रासाउंड के साथ साथ मॉनिटर किया जाता है। थर्ड स्टेप है ओवम पिकअप। ओवम पिकअप ये है कि जो अंडा है उसको बाहर निकालना है। उसके लिए ऑफिस प्रोसीजर ये होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड खातून के अंदर से जब 5, 6, 7 जो एग बनाए गए होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं और फौरन लेबॉर्ट्री भेज दिए जाते हैं। चौथा स्टेप आता है सीमन की कलेक्शन का। जो सीमन या मर्द का मादा है वो लेबॉर्ट्री में ही कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। उसमें से गुड स्पर्म, गुड क्वालिटी जो स्पर्म है उसको अलग कर लिया जाता है और लैब में सेव कर लिया जाता है। जो 5वां स्टेप आता है वो ये है कि आपका लेबॉर्ट्री के अंदर एग और जो स्पर्म है उसको मिलाया जाता है।
तो स्पर्म जो है वो उसके अंदर, एग के अंदर चला जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। कुछ जो पेशेंट्स आते हैं उनके स्पर्म इतने वीक होते हैं कि वो इस तरीके से भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, एग में एंटर नहीं हो पाते उसके शेल में से। तो ऐसे पेशेंट्स का हम इक्सी कराते हैं। इक्सी का मतलब ये है कि वो भी हम असिस्ट करा देते हैं कि उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को, ठीक है, तो और हेल्प हो जाती है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनका मेल फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जब एम्ब्रियो बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फिर खातून के अंदर एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है वो पोस्ट ट्रांसफ़र केयर आती है, जो छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पोस्ट ट्रांसफ़र यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, अब इसके बाद की केयर क्या हो सकती है वो आती है, ठीक है। वो सारी दवाइयाँ या फिर एहतियातें पेशेंट को बताकर तो भेज दिया जाता है। ये तकरीबन 1 महीने का प्रोसीजर होता है। इसकी कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर अराउंड 8 to 10 लाख है और इसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट जो है या कपल जो है उसका वजह क्या बनी है कि बच्चा नहीं हो पा रहा था। जैसे कि ट्यूबल ब्लॉकेड वाले पेशेंट्स के अंदर अच्छा रिज़ल्ट आता है, बजाय ये कि कोई डिफेक्ट और टाइप का हो तो उसमें रिज़ल्ट का है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है सक्सेस का कि आप किस एज ग्रुप में कराना चाह रहे हैं IVF। जो पेशेंट 35 या 35 साल से कम की उम्र में होते हैं उनके अंदर 40 to 60% चांस होता है सक्सेस का। यानी अगर 100 पेशेंट्स का किया जाए तो 60% पेशेंट्स के अंदर प्रेगनेंसी ठहर जाती है। जब ये 6 स्टेप पूरे हो जाते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 हफ्ते के बाद या 14 दिन के बाद सीरम बीटा HCG का या प्रेगनेंसी जो ब्लड वाला प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है वो कर लिया जाता है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि आया जो एम्ब्रियो है वो इम्बेड हो गया है, ये इम्प्लांट हो गया है खातून के यूट्रस के अंदर या कि नहीं। अगर वो अच्छा इम्प्लांट हो जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है और ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रह जाती है, और अगर ना हो तो फिर पेशेंट को नेक्स्ट उसके बारे में काउंसल कर दिया जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको IVF के बारे में कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मशवरा के लिए भी आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।